ज़िंदगी आगे बढ़ाती रहती है जब आप क्यूरियस होते हो किसी चीज़ के लिए कि व्हाट नेक्स्ट। और नेक्स्ट में था कि घर छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं अंदर से क्या आवाज़ आई उस दिन, मुझे पीछे देखने को मन नहीं किया कि नहीं रुकना है अभी। मैंने देखा कि कब तक भाई से पैसे मांगूंगा, क्योंकि फैमिली वो नहीं थी जो हमेशा पैसे भेजती रही। हर शॉप पे जाता, दरवाज़ा खटखटाता और उनको बोलता कि आप ये लगा लीजिए। हाँ, बड़ा मुश्किल था समझाना। तो वो कंपनी जो कभी जीरो से शुरू हुई थी, बहुत बड़े सपनों के साथ आज 700 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई है। आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, बट आपको अपने सपनों पे डाउट होता है, या आपको लगता है यार सपने ही हैं, नहीं होंगे। तो आज आपको ये कहानी सुननी चाहिए। मेरा नाम मनोज झांडा है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से आता हूं। उठो प्लेटफॉर्म्स का फाउंडर हूं। उठो भारत का पहला और अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो वो कंपनी जो कभी जीरो से शुरू हुई थी, बहुत बड़े सपनों के साथ आज 700 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई है। सो सफ़र इजी नहीं था, बट लर्निंग्स बहुत थी जो शायद आपको सिखाएगी आज कुछ। तो शुरू करते हैं, पीछे चलते हैं। पीछे मतलब जहां मैं पैदा हुआ, हरियाणा के एक छोटे से गांव में। फैमिली बहुत गरीब थी। आ, गरीबियत का आपको अब बताऊं कितनी गरीब थी कि हमारा घर बहुत कच्चा था। मेरी माँ, मुझे आज भी याद है, जो मिट्टी से घर लीपा जाता है ताकि क्लीन रहे, तो मिट्टी का घर था हमारा, लेकिन हमारी मम्मी उसको ऐसे रखती थी, इतने प्यार से रखती थी कि हमें कभी फील नहीं हुआ कि शायद हमारा घर छोटा है। एक तरीके से एक छोटा-सा कमरा था। और मुझे आज भी याद है जिस तरीके से बचपन गुज़रा। मेरे पास शायद 1 या 2 जोड़ी कपड़े थे स्कूल के। ऐसी हालत थी कि अगर एक दिन मैं भूल जाऊँ कि आज मुझे निकाले नहीं हैं और मैं खेलने चला गया, तो शायद कल मैं स्कूल में कपड़े नहीं पहनने जाऊँगा। और मम्मी की आवाज़ आती थी, "बेटा कपड़े चेंज कर लो, कल पहनने हैं।" नॉट ओनली दिस, जब मम्मी अ, कपड़े जब फट जाते थे, तो मुझे याद है मेरी माँ कैसे उन कपड़ों को सीलती थी इस तरीके से कि पता भी ना चले। और शायद वहाँ से शुरुआत हुई ये सीखने की, बचपन में ही, कि कैसे रिसोर्स नहीं है, बट कैसे उसको परफेक्ट किया जा सकता है थोड़े से रिसोर्सेस में। मेरे पापा किसान हैं, किसान थे। और मुझे याद है रात के अंधेरे में खेत के अंदर एक जंगल सा लगता है, मतलब कोई भी जानवर आ सकता है, सांप हो सकता है, कुछ भी। वो रात के अंधेरे में जाते थे, खेतों में पानी देते थे। नॉट ओनली कि उनकी चॉइस थी, बट मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन नहीं था। और शायद यहाँ से भी मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि ऑप्शन बी आपके पास नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी अगर आपके पास हैं, तो आप कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ ढूँढेंगे कि क्या कर सकते हैं। ये ईज़ी नहीं है, डिफ़िकल्ट है, तो चलो मैं ईज़ी ऑप्शन ढूँढ लेता हूँ। तो वहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि कैसे डर के आगे जीत है। हमेशा कोई भी फ़ियर है उसको ब्रेक किया जा सकता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि अपना स्ट्रगल बताइए। मुझे लगता है स्ट्रगल बताने की ज़रूरत नहीं होती। हर किसी इंसान की लाइफ़ में जो स्ट्रगल होता है, एक तरीके से एक प्रेशर होता है। और ज़िंदगी ने ये सिखाया कि वो प्रेशर उस जगह तक लेके चला जाता है, शायद कभी हम सोचते नहीं कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। ऐसे फ़ियर्स को तोड़ देता है, ऐसे रिसोर्सेज़ को क्रिएट कर देता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, पढ़ाई में कुछ ख़ास मन नहीं था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि कुछ जानना है, कि अगर रेडियो में से आवाज़ आ रही है तो क्यों आ रही है? ये टीवी के अंदर फ़ोटो आ रही है तो कहाँ से आ रही है? कैसे होता है ये सब? मैं रेडियो खोल देता था, टीवी खोल देता था। और वहाँ से मुझे लगा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि उसके बाद कंप्यूटर आया लाइफ़ में। और जब कंप्यूटर देखा तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या देख लिया ज़िंदगी में। तो 10th में फ़ेल हुआ क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। लेकिन हर माँ-बाप को लगता है कि जब बच्चा फ़ेल होता है या लगता है कि यार जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा कंपेयर किया जाता है हमें, तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं है। तो हर माँ-बाप सोचता है क्या किया जाए? तो मेरे माँ-बाप ने भी सोचा कि क्यों ना कुछ इंटरेस्ट की पढ़ाई करवाई जाए। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किया, पॉलिटेक्निक का बड़ा दौर था। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट में गया मैं, पास के ही शहर में। एंड 3-4 महीने की ट्रेनिंग्स थी। बट उस ट्रेनिंग के दौरान मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मुझे अगर मिला तो वहाँ मिली एक कंप्यूटर लैब। उस कंप्यूटर लैब में थे बहुत सारे कंप्यूटर्स। सुबह से शाम तक 18-18 घंटे में वहाँ पड़ा रहता था। घरवालों को पता तब चला जब रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट के अंदर पता चला कि मेरे मार्क्स उतने आए हैं कि मेरा जो एडमिशन हो सकता था पॉलिटेक्निक में, वो फैशन डिज़ाइनिंग में हो सकता था। मेरे आस-पास नहीं थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2 ऑप्शन थे वहाँ पे कि एक तो मैं चला जाता हूँ, दूसरा ऑप्शन था कि मैं घरवालों को बोलूँ। बड़ी हिम्मत की, बहुत डाँटा घरवालों ने, बट शायद दिल से आवाज़ आई, तो सबने समझा कि हाँ, बच्चा है जो कह रहा है शायद सही कह रहा है, सुन लेना चाहिए। तो सबने वहाँ पे सुना और
बोला ठीक है, मत कीजिए। 2-3 महीने मैं वहीं रहा एंड अचानक से पता चला किसी दोस्त के पास हॉस्टल में अम्बाला के अंदर कंप्यूटर था, क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो उन्होंने बोला भाई आप इधर आ जाइए, सीख लीजिए, आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने क्या किया, बोरिया बिस्तरा बाँधा, कुछ डीवीडीज़ के अंदर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को बर्न किया एंड पहुँच गया अम्बाला। लेकिन अम्बाला में गया, 2-3 महीने वहाँ पे रहा। वो दोस्त सब कॉलेज जाते थे, अपनी अटेंडेंस लगाते थे। मैं उस रूम के ऊपर अकेला उस कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ करता था, क्योंकि कुछ करने की आग थी कि ये होता कैसे है, जानना था हर चीज़। लेकिन अजीब मुझे जब लगा, जब 2-3 महीने हो गए और अ, फ़ील आई कि यार शायद मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा यहाँ पे, शायद मैं कुछ दे नहीं रहा, मैं बस ले रहा हूँ और बड़ा गिल्ट फ़ील हुआ। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, उनको बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे सेपरेट रहना है। भाई ने सपोर्ट किया, वहाँ पे कुछ पैसे भेजे एंड मैंने देखा कि कब तक भाई से पैसे माँगूँगा, क्योंकि फैमिली वो नहीं थी जो हमेशा पैसे भेजती रहे। तो फैमिली की कंडीशंस को देखते हुए मैंने एक छोटी-सी कंपनी में जॉब किया। एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ टेलीकॉम कंपनीज़ थी। उन्होंने बोला कि आप ये एसटीडी पीसीओ बेच सकते हैं और हर शॉप पे जाता, दरवाज़ा खटखटाता और उनको बोलता कि आप ये लगा लीजिए। अ, बड़ा मुश्किल था समझाना, बट एक शायद था ना कि ऑप्शन था नहीं कुछ और क्या करने के लिए, और एक एसटीडी पीसीओ था कि बस ये बेच के ही मैं सामने वाले को वो चीज़ दे सकता हूँ, उसको वैल्यू दे सकता हूँ एंड देन मुझे शायद वो नौकरी मिल जाएगी। और मुझे मंथ के एंड में उतना पैसा मिल जाएगा कि मैं खा पाऊँ और मेरा रेंट दे पाऊँ रूम का। तो वो देता था और शायद उन गलियों ने मुझे सिखाया कि कैसे सेल की जाती है, कैसे वैल्यू ऐड की जाती है, कैसे बात की जाती है, कैसे आपको ये नहीं देखना होता कि गर्मी है, सर्दी है, बस आप निकल जाते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई और। तो मैं वहाँ रहता अकेला, रात के अंधेरे में सोचता, कभी सुबह खाता और शायद शाम को कुछ नहीं खाता। कभी किसी ने दोस्त ने इनवाइट कर लिया कि चलो खा के आते हैं, शायद रात का खाना मिलता था, बट बहुत बार ऐसा होता था कि नहीं मिलता था। आज जो ₹15 शायद कुछ नहीं लगते, उस टाइम ₹15 भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। तो वो कर ही रहा था, लेकिन जब रात को अकेला होता था तो सब कुछ सोचता था और मन में आए कि क्या मैं ये करने आया था यहाँ पे? मैं आया क्यों था अम्बाला? शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत हुई थी कंप्यूटर से, कि मुझे तो कंप्यूटर चलाना था, इस पर्पज़ से आया था। क्योंकि मैं वहाँ कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाया, इसलिए तो ये सब कुछ किया। तो वापस जाने की तैयारी है। वापस कॉल किया घर पे कि मैं आ रहा हूँ वापस। घर गया, छोटी-छोटी नौकरियाँ की, वहाँ की जहाँ पे कंप्यूटर था, सब कुछ था। घर से डेली खाना खाता था, रात को घर जाता था। लाइफ़ सेट। ढाई 3 हज़ार रुपए की नौकरी थी, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट लगता था वो भी। लेकिन शायद ज़िंदगी आगे बढ़ाती रहती है जब आप क्यूरियस होते हो किसी चीज़ के लिए कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? और मेरा नेक्स्ट तब आया जब सब कुछ कम्फ़र्ट चल रहा था, हर चीज़ था। रोटी मिल रही थी, मकान था, कपड़े मिल रहे थे, और क्या चाहिए? फैमिली के साथ रह रहा था। बट क्वेश्चन किया कि व्हाट नेक्स्ट? और नेक्स्ट में था कि घर छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो शायद वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा जो मेरे सपने हैं, और सपने थे कि कुछ तो करना है यार। और मुझे वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं घर पे बोल के आया कि मैं जा रहा हूँ और शायद तब आऊँगा जब कुछ कर लूँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। माँ-बाप के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे पता है, मेरी माँ, भाई, पापा किस तरीके से उस दिन रो रहे थे। मैं खुद रो रहा था एंड सबको लग रहा था कि क्या कर रहा है ये? क्यों करना है तेरे को ऐसे? बट पता नहीं अंदर से क्या आवाज़ आई उस दिन, मुझे पीछे देखने को मन नहीं किया कि नहीं रुकना है अभी। आई एम लाइक कि मुझे अभी बस जाना है, और थोड़े से बर्तन लिए और मैं निकल लिया रोहतक के लिए। रोहतक में एक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स थे जिनके अंदर नंबर्स फ्लैश करते थे। उसने बहुत अट्रैक्ट किया मेरे को, वहाँ पे काम किया। कुछ कैफ़ेज़ थे जहाँ जाके मैं काम करता था। काम क्या किया कि उस टाइम इंटरनेट आया एंड इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट बनानी थी मुझे। जब वो वेबसाइट बनाता था तो ऐसा लगता था कि शाम तक कुछ प्रोग्रेस हुई है, और एक टाइम ऐसा आता था कि अब क्या? अब बंद हो गया कैफ़े। तो अ, सुबह से किया हुआ लगभग ख़त्म सा हो जाता था। तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि मुझे कंप्यूटर चाहिए। ₹5000 का भाई ने कंप्यूटर लेके दिया। पुराना कंप्यूटर था, लेकिन ₹5000 उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा थे।
और उस कंप्यूटर ने मुझे आई थिंक नई ज़िंदगी दी। मुझे रात-दिन जिससे मैं पैशनेट था कि मुझे कंप्यूटर्स के ऊपर खेलना है, वेबसाइट बनानी है, इंटरनेट को ब्राउज़ करना है, वो सब किया। और देखते ही देखते वो वेबसाइट बना दी। जब उस वेबसाइट को पहले तो कुछ डिफरेंट डोमेन्स पे बनाते थे। जब उस वेबसाइट को मुझे अपना नाम देना था, तो समझ में आया कि कैसे चलती है चीज़ें। होस्टिंग क्या होती है? डोमेन नेम क्या होता है? कैसे बाय किया जाता है? सब गूगल किया। तो गूगल बाबा ने बहुत हेल्प करी। जब वेबसाइट होस्टिंग ली, तो वेबसाइट होस्टिंग को समझा। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। वेबसाइट होस्टिंग होती है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज़ करते हो, कोई भी वेबसाइट बनाते हो, तो उसको अपने सिस्टम पे, अपने फ़ोन पे देखने के लिए वो डेटा कहीं पे होस्ट होना चाहिए। तो वो डेटा सेंटर्स में होस्ट होता है। एक स्पेस मिल जाता है आपको, आपकी सारी फाइलें, फ़ोटोज़, आपका कंटेंट डालने के लिए। उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। तो होस्टिंग ली। 700-800 रुपए की होस्टिंग आई थी। उसके बाद टाइम गुज़रता गया, बहुत सारे चैलेंजेज़ आए मुझे। जो सपोर्ट होस्टिंग प्रोवाइडर के स्कोप में नहीं होता, डेफ़िनेटली मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने सीखा कि ईमेल कैसे बनाई जाती है। मैंने सीखा एफ़टीपी अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। मैंने सीखा कि वेबसाइट को स्केल कैसे किया जाता है। जितने भी चैलेंज आए, सब सीखा। और वो सब काम कैसे आए, आगे आके बताऊँगा आपको। तो एक टाइम आया जब होस्टिंग का रिन्यूअल आने वाला था। मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम इतनी आती थी, होस्टिंग सर्विसेज़ वालों को मैंने इतना परेशान कर दिया, मुझे सब लोग जानने लग गए थे वहाँ पे, कि कौन है ये आदमी, जो इतना परेशान कर रहा है। और उनको मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, कैसे करोगे तुम? उन्होंने एक आइडिया दिया मुझे। उन्होंने बोला देखो आपने ना, आपको ये सब करना आ गया है, तो आप है ना एक रीसेलर अकाउंट ले लो, जिससे क्या होगा कि आप दूसरों को भी होस्टिंग रीसेल कर सकते हो और पैसे भी आएँगे आपके पास और शायद आपका एक छोटा-सा बिज़नेस खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। मैंने कहा पैसे नहीं है बट मेरे पास ये देने के लिए। उन्होंने कहा आप 3-4 महीने कुछ मत दीजिए, आप लीजिए 3-4 महीने के बाद आप पैसे दीजिएगा। तो शायद जो एक टाइम गुज़ारा था अम्बाला में, वो एसटीडीए पीसीओ बेचने का कि कैसे वैल्यू प्रपोज़ की जाती है, वो सीखी थी। तो देखा कि क्या किया जा सकता है, कैसे रिसोर्स क्रिएट करूँ? कस्टमर कहाँ से लाऊँ मैं? क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता, कहाँ से आएँगे कस्टमर? तो जब सर्च करने लगा कस्टमर कहाँ से आएँगे, डेटा कहाँ से मिलेगा, तो पता चला कि वेबसाइट्स डेली रजिस्टर होती है, उनका एक डेटाबेस होता है, उनको डाउनलोड करके कॉन्टैक्ट आ सकता है, उनको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैं लग गया सब कुछ करने। मैसेज, कॉल, ईमेल, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा मैंने और देखते-देखते 3 महीने के अंदर मैंने 10 से ज़्यादा कस्टमर्स बना लिए। उनको इतनी अच्छी सर्विस लगी क्योंकि शायद एक आदमी के अंदर जब एक चाहत होती है ना कि हर चीज़ को खोल के देखना है, कि ये होता क्या है? काम कैसे करता है? तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा कुछ सिखा देता है हमें और जब हम किसी से बात करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं तो वॉव फ़ील होता है, तो वो वॉव फ़ील हुआ और मुझे शायद जब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी सर्विस है, तो एक बच्चा जो गाँव से आया, होस्टिंग कुछ नहीं पता था होती है, होस्टिंग सर्विस बेचने लगा, कस्टमर बन गए और वो कस्टमर तारीफ़ कर रहे हैं कि मज़ा आ गया। वॉव! लाइफ़ चेंज हो गई उस दिन। और समझ में आया कि शायद अब कुछ खड़ा हो सकता है इसके ऊपर। तो उसके बाद में क्योंकि जर्नी आगे बढ़नी थी, तो मैं नोएडा आया। नोएडा में आने के बाद जो कस्टमर्स वहाँ पे थोड़े से थे, नोएडा में आने के बाद इमीडिएटली बढ़ गए। तो उसके बाद कुसुम मेरी वाइफ़ लाइफ़ में आई एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि आप सब अकेले ही करते हो? कोई और नहीं है? फ़ोन उठाने से लेके सेल करना, सर्विस करना, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, हर चीज़ खुद। कब तक करोगे ऐसा? और मनोज अगर कुछ बड़ा करना है ना हमें, तो हमें लोग चाहिए होंगे। हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, एक आर्मी क्रिएट करनी पड़ेगी जो हमारे विज़न के साथ आगे चलेगी। हम लोगों ने ऑफ़िस बनाया, हायरिंग शुरू की। हायरिंग के दौरान भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम लगभग 20-21 साल के थे, हम खुद बच्चे थे। तो हमें खुद डाउट फ़ील होता था अंदर कि यार सामने वाला क्या सोच रहा होगा? वो एमबीए करके आया है और एक बच्चे को इंटरव्यू दे रहा है। बट सीखते गए कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जब हम टीचर से सीखते हैं, तो शायद ज़िंदगी ने मुझे टीचर से सीखने का मौका नहीं दिया। ज़िंदगी ने खुद सिखाया मुझे वहाँ पे। तो बहुत लर्निंग मिली, पता चला कि कैसे होता है प्रोसेस, सीखते गए एंड देन टीम आई। 2015 के आस-पास तक अच्छा खासा ग्रो किया बट उतना नहीं था कि बहुत कुछ मैं बोलूँ कि कर लिया। लेकिन 2015 के आस-पास जब मेरा पहला बेटा हुआ, तो कहीं न कहीं दिल से एक गहरी आवाज़ आई कि जब ये थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा एंड पूछेगा कि पापा आप क्या करते हो? क्या है आपके पास? तो
क्या बोलूँगा मैं कि हमारे पास बहुत छोटी-सी टीम है, हम ये करते हैं और पापा खुद लगे रहते हैं। तो वहाँ से एक स्पार्क हुआ, आग लगी दिल में कि कुछ बड़ा करना है। तो आप सोचो जो लड़का एक गाँव से आया, सपना बड़ा था, लेकिन इतना ग्रो किया उस 1 साल के अंदर कि जहाँ पे बड़े-बड़े ब्रांड्स की ऐड चलती थी, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, वहाँ उस कंपनी की ऐड चलनी स्टार्ट हुई। हर कोई हमारे बारे में जानना शुरू किया। हम लोग बाहर निकले, लोगों से मिलना शुरू किया एंड पता चला कि क्या चाहिए और दुनिया को। और समझ में आया कि हर कोई क्लाउड की बात कर रहा था। और जब क्वेश्चन आया कि क्लाउड हम क्या करेंगे? तो वहाँ निकल के आया कि हम अपना बनाएँगे। क्योंकि एक क्वेश्चन किया मैंने कि क्या हम नहीं बना सकते? क्या हमें हर चीज़ बाहर से खरीदनी है? क्या इस देश में हमेशा यही रहेगा कि बाहर की कंपनियाँ अच्छी होती है, यहाँ की कंपनियाँ नहीं होती? तो वो दिमाग में रख के 2 साल तक हम लोगों ने दिन-रात मेहनत की। उस बीच बहुत सारे चैलेंज आए। जब ये सब चल रहा था, माइक्रोहोस्ट के नाम नाम से ब्रांड था, तो वेंडर को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो वेंडर को बोलते थे, मतलब उतनी ग्रोथ के बाद भी वेंडर को बोलते थे 3 महीने में हो जाएगा, वेट कर लीजिए, सस्पेंड मत कीजिएगा। खुद के पास उतने पैसे नहीं होते थे, बस थोड़े से पैसे निकाले थे कि घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन जब 2018 में 2 साल के बाद क्लाउड लॉन्च किया और मैं घर जा रहा था, तो मेरे पास कॉल आया कि सर कुछ अच्छा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? सर वेबसाइट पे देखिए कितने सारे लोग आ गए हैं। तो देखा हमने 600 से 700 लोगों ने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया, उस क्लाउड सर्विस को लेने के लिए जिसको हमने लॉन्च किया। तो जब वेबसाइट पे बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था कि बहुत सारे लोगों को सर्व कर पाएंगे। 700 या 600 लोग उस टाइम आए एंड 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने सोल्ड आउट करना शुरू किया। उस दिन सर्विस तो नहीं दे पाए, बट ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि शायद हमने ऐसा कुछ क्रिएट किया है जिसकी लोगों को ज़रूरत थी। उसके बाद मैंने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो एक स्केल करने के लिए आपको हमेशा सीखना पड़ता है। तो मैंने सीखा बिज़नेस कैसे चलता है, प्रोसेसेस कैसे लगते हैं, सिस्टम कैसे लगते हैं, वो सब सीखा। इंसान खुद कैसे काम करता है, मेडिटेशन सीखी मैंने, बहुत डीप गया एंड 2020 में कोविड आया। कोविड का टाइम ऐसा था कि सबको मालूम है, लोग रो रहे थे, तड़फ रहे थे, कोई किसी की जान जा रही थी, किसी के बिज़नेस डूब रहे थे। एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि कोई भी किसी के बिज़नेस को कॉल नहीं कर पा रहा था, कोई भी सपोर्ट चाहिए वो नहीं ले पा रहा था। उस टाइम हम लोगों ने क्लाउड टेलीफ़ोनी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़ॉर्म किया। जिनके वो टेलीफ़ोनी सर्वर्स ऑफ़िसेज़ में लगते थे, वो हम हमारे क्लाउड के ऊपर लेके आए। उससे हुआ क्या कि सब लोग वापस से कनेक्ट कर पाए। 2020 तक हम लोगों ने इतना ग्रो किया कि जिस बच्चे के पास कोई पैसा नहीं था, बचपन में ₹10 मिल जाते, तो शायद एक पार्टी हो जाती थी। आज पैसा आ गया, गाड़ी आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्वेश्चन था कि करना क्यों है? व्हाय? तो वापिस से पर्पज़ ढूँढने निकल गया मैं, और उस पर्पज़ को ढूँढने जब निकला तो समझ में आया कि गाड़ी यहाँ तक नहीं रुकी है, खुद तक नहीं रुकना है। जब आप रिसोर्सेज़ आपको मिले, इस यूनिवर्स ने सब कुछ दिया, तो आपको भी वो रिसोर्सेज़ क्रिएट करने हैं। तो देखना है कि क्या कर सकते हैं अभी। तो लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से बात करी, समझा कि क्या चैलेंज है इंडस्ट्री में जो हम सोल्व कर पाएँगे। क्यों नहीं लोग आज भी बाहर के क्लाउड वाले से इंडिया में नहीं आ सकते। इंटरव्यूज़ किए, लोगों को सुना, समझा कि उनको क्या चाहिए, कहाँ उनकी कहानी अटकी हुई है, और वो सब आर्किटेक्चर चेंज किया, प्रोडक्ट चेंज किया। 2022 के आसपास एक विज़न इवॉल्व हुआ, और वो हुआ जब मैं लाइफ़ को देखता हूँ, हर टाइम गिरा फिर उठा, गिरा फिर उठा। चाहे वो पैसे नहीं थे, चाहे वो गाइडेंस नहीं थी, चाहे वो सर्वर क्रैश हो गया, हर जगह उठा। समझ में आया कि शायद मेरी इस लाइफ़ का पर्पज़ उठो है। सो ब्रांड को रीब्रांड किया माइक्रोहोस्ट से उठो, क्योंकि मैं एक मैसेज देना चाह रहा था हर उस इंसान को जो शायद हार जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी एक्सक्यूज़ की वजह से। मैं कह रहा था उठो, एंड उस इंडस्ट्री को जो शायद एक कम्फर्ट ज़ोन में बैठी थी, तो ब्रांड का नेम चेंज किया, एंड उस दिन से जो कस्टमर्स बाहर से नहीं आ पाते थे, उनको यहाँ पे लाके ट्रांसफ़ॉर्म किया। जहाँ पे लोग फायर कर रहे थे एम्प्लॉइज़ को क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो फायरिंग रुक गई। तो लोगों के चेहरे पे जब हम मुस्कान देखते हैं, तो अंदर एक प्राउड की फीलिंग आती है कि यस यार कुछ किया है और इसको नहीं छोड़ेंगे, ये करते रहेंगे। सो आज इतना कुछ किया है कि जब पूरे देश और दुनिया में एआई की बात चल रही है, एआई इम्पैक्ट समिट हो, तो हम लोग वहाँ इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, अपना सॉवरेन क्लाउड, अपना खुद का क्लाउड कैसे बनाया, कैसे लोग उसको लेवरेज करेंगे। जो इंसान कभी अकेला
काम करता था, रात दिन सारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता था। आज वहाँ पे 60 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। आज हज़ारों लोगों की नौकरियाँ उस वजह से चलती है ताकि लोगों के सर्वर्स अप रहे और सारे ऑफिसेज़ के अंदर टाइम टाइम पे काम हो और सब लोग काम कर पाएँ। नॉट ओनली दिस, रेवेन्यू हम लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई सलाहकार नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि कहीं से पैसा आ गया। उसके बावजूद 20 करोड़ के रेवेन्यू को टच किया है एंड 700 करोड़ तक की वैल्यूएशन तक पहुँचे हैं। लेकिन जब स्टार्ट किया था तो कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई फैमिली पैसा नहीं था। बस एक चीज़ थी, वो थी भूख और ज़िद कि हाँ, कुछ बड़ा करना है। ऑप्शन बी मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी नहीं रखा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, लाइफ में ऑप्शन बी कभी मत रखिए। अपनी लाइफ को स्ट्रगल मत सोचिए, क्योंकि जब वो स्ट्रगल आप करेंगे ना, वो प्रेशर आपके ऊपर आएगा तो आप अचीव कर पाते हैं। मुझे याद है, अगर वो ऑप्शन होता मेरी फैमिली में या मेरे पास तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। थैंक यू जोश टॉक्स फॉर इनवाइटिंग। मुझे लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कोई इंसान जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है सीखने के लिए, वो लोग नहीं है जिनकी हम बात कर रहे थे, वो इन वीडियो से सीख सकता है। हर इंसान जो यहाँ पे आता है शायद उसने उन चीज़ों को पार किया है, कुछ ना कुछ सीखा है लाइफ से। तो लाइफ के लेसन्स अगर सबसे अच्छे कहीं पे मिलेंगे तो शायद जोश टॉक्स की वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो लाइफ के लेसन्स इतने अच्छे मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको लगेगा कि यार ये बड़ी मुश्किल है, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, उस इंसान ने जो इस वीडियो में आके बोला था उसकी मुश्किल मेरे से बड़ी है और उसने पार कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। तो जोश टॉक्स देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।